पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अभिमन्यु की मौत के मामले में सबूतों की कड़ियां उलझती जा रही थी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिसमें फ्लॉप एक्टर आदित्य मौत वाली रात हाथ में पिस्टल लिए अभिमन्यु के बंगले से भागता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ बोरीवली रेलवे ब्रिज पर एक अनजान खौफनाक साये ने अभिमन्यु के नौकर प्रेम को गुजरती हुई ट्रेन के आगे धकेल दिया था। एक सुपरस्टार की मौत नाम की सीरीज के 5वें एंड फिनाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये पूरी सीरीज एक काल्पनिक घटना है जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। सभी नाम और चरित्र काल्पनिक है। आज के एपिसोड में अभिमन्यु की मौत से जुड़े सभी पर्दे बेनकाब होने वाले हैं। अभिमन्यु की मौत आत्महत्या थी या मर्डर, और अगर ये मर्डर था तो फिर हत्यारा कौन था? मुझे पता है कुछ नाम आपके दिमाग में जुगनू की तरह चमक रहे होंगे, तो देखते हैं आपके दिमाग का कौन सा जुगनू असली कातिल को उजागर करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज जो केस मैं आपके सामने लेकर आया हूं, असल में इसकी पूरी और बेहद डिटेल कहानी मैंने स्टोरीटेल ऐप के लिए लिखी थी। यहां अपने चैनल किलर कहानियां पर मैं आपको उसी कहानी का एक छोटा लेकिन बेहद थ्रिलिंग वर्जन सुना रहा हूं। अगर आप इस खौफनाक कहानी की हर बारीकी को महसूस करना चाहते हैं तो आप स्टोरीटेल पर जाकर मेरा वो फुल ऑडियो शो सुन सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ती है। सुबह के 9 बज रहे थे। गौरव और शिंदे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। आदित्य पुलिस की गिरफ्त में था। पिछली रात उसे बोरीवली हाईवे पर शराब पीकर पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। गौरव ने आदित्य को अपने केबिन में बुलाया। बिना कोई भूमिका बांधे गौरव ने अपनी तीखी नजरों से आदित्य को घूरा और सीधे उसके सामने वो सीसीटीवी फुटेज चला दी जिसमें वो रात के अंधेरे में पिस्टल लिए अभिमन्यु के बंगले में दाखिल हो रहा था। खुद को फुटेज में देखकर आदित्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गौरव के कड़कदार सवालों के आगे उसका सारा अहंकार टूट गया। आदित्य ने डर और गुस्से में कबूल किया कि उस रात रॉय वर्गीस की पिस्टल लेकर अभिमन्यु को वो डराने गया था। वो चाहता था कि अभिमन्यु डर के वो फिल्म छोड़ दे जो कभी आदित्य की हुआ करती थी और वो अंजलि से भी दूर रहे। लेकिन फिर आदित्य ने एक ऐसा सच उगला जिसने केस की पूरी दिशा पलट दी। उसने बताया कि जब वो बंगले के अंदर अभिमन्यु के कमरे में पहुंचा तो अभिमन्यु पहले से ही पंखे से लटका हुआ था। एक लाश को अपने सामने झूलता देख आदित्य के पसीने छूट गए। वो बदहवास होकर वहां से भागा और उसी हड़बड़ाहट में वो पिस्टल वहीं गार्डन में गिर गई। भागने के बाद उसने अंजलि को फोन करके वो सीसीटीवी फुटेज वाली ड्राइव वहां से गायब करने के लिए कहा था, लेकिन अंजलि ने अपने बचाव के लिए उस ड्राइव को अपने साथ उठा लिया। आदित्य के जाने के बाद गौरव और शिंदे ने उस फुटेज की टाइमलाइन को ध्यान से परखा। फुटेज के मुताबिक, ये टाइमलाइन आप भी ध्यान दीजिएगा, फुटेज के मुताबिक आदित्य रात 1:15 पर बंगले में घुसा और 1:16 पर भाग निकला। तो महज 1 मिनट में किसी को मारकर पंखे से लटकाना मुमकिन था? नहीं, ये नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ा पेंच तो ये था कि अभिमन्यु के नौकर प्रेम ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि उसने रात 2 बजे अभिमन्यु को जिंदा देखा था और उसे पानी पिलाया था। वक्त का ये हेर फेर चीख चीख कर कह रहा था कि अभिमन्यु का नौकर प्रेम झूठ बोल रहा था। गौरव ने तुरंत शिंदे को आदेश दिया कि वो जाकर प्रेम को उठा के लाए, लेकिन तभी सब इंस्पेक्टर शर्मा बदहवास हालत में केबिन में आए और उसने एक ऐसी खबर दी जिससे गौरव और शिंदे सन्न रह गए। अभिमन्यु का नौकर प्रेम मारा गया था। पिछली रात बोरीवली रेलवे स्टेशन के ब्रिज से नीचे गिरकर उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। ये सुनते ही शिंदे ने गौरव को घूरा और उसे याद दिलाया कि कल रात आदित्य भी बोरीवली के हाईवे से ही पकड़ा गया था नशे की हालत में। इस पर गौरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उस बात को टाल दिया। गौरव फौरन बोरीवली के बीएमसी अस्पताल में पहुंचा। ठंडी स्टील के मेज पर प्रेम की लाश टुकड़ों में बटी पड़ी थी। बाहर प्रेम की वही बूढ़ी मौसी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। गौरव ने जब उनसे पूछताछ की तो एक खौफनाक राज खुला। मौसी ने बताया कि अभिमन्यु की मौत के ठीक 1 दिन बाद प्रेम उनके पास 2 लाख रुपए कैश छुपा कर गया था।
और मौत वाले दिन दोपहर में ही वो पैसे लेकर चला गया था। गौरव का तेज दिमाग पूरी कहानी समझ चुका था। ये पैसे ईमानदारी के नहीं थे। प्रेम अभिमन्यु के कत्ल के बारे में ऐसा कुछ ना कुछ जानता था, जिसे छुपाने के लिए कातिल उसे ब्लैकमेलिंग की मोटी रकम दे रहा था। और जब प्रेम का लालच बढ़ा तो कातिल ने उसे ही रास्ते से हटा दिया। गौरव और शिंदे फौरन उस बोरीवली ब्रिज पर पहुंचे, जहां से गिरकर प्रेम की मौत हुई। वहां मौजूद एक छोटी सी पान की टपरी वाले से पूछताछ में पता चला कि देर रात वहां कोई नहीं आता, बस एक घनसू नाम का चरसी रोज एक फटेहाल कंबल ओढ़कर वहीं ब्रिज के कोने में सोता है। कल रात भी वो वहीं था। गौरव समझ गया कि वो चरसी घनसू ही इस कत्ल का इकलौता चश्मदीद गवाह हो सकता है। उसने टपरी वाले को हिदायत दी कि घनसू के दिखते ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इधर केस के बढ़ते दबाव से फिल्म डायरेक्टर रॉय वर्गीस बुरी तरह डरा हुआ था। उसने अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करके उसी रात दुबई भागने के लिए टिकट बुक करवा लिया था। वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द देश को छोड़ देना चाहता था। शाम के 5 बज रहे थे। गौरव अपने केबिन में अकेला बैठा था। टेबल पर क्राइम सीन की तस्वीरें, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बिखरी पड़ी थी। गौरव लगातार सिगरेट पीते हुए उन पन्नों में उलझी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर अभिमन्यु के सोशल मीडिया अकाउंट पर पड़ी। अभिमन्यु हर मौके की तस्वीर पोस्ट करता था, लेकिन जिस रात आइटम गर्ल यानी सोनाली यानी अंजलि की बहन की पार्टी में छत से गिरकर मौत हुई थी, उस पार्टी की एक भी तस्वीर उसने पोस्ट नहीं की थी। गौरव ने तुरंत मौकाए वारदात से मिला अभिमन्यु का मोबाइल चेक किया। फोन की गैलरी में हर फोटो का एक सीक्वेंस नंबर होता है। गौरव की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि सोनाली की मौत वाली रात की सीक्वेंस नंबर गायब थे। यानी फोटो लिए गए थे पर उन्हें बाद में डिलीट किया गया था। किसी ने अभिमन्यु के फोन से वो तस्वीरें जानबूझ के डिलीट की थी। कातिल ने अपना निशान छोड़ दिया था और ये अब गौरव की नजर में आ चुका था। सब कुछ सुलझता जा रहा था। गौरव ने वो फिल्म की स्क्रिप्ट उठाई जो अभिमन्यु करने वाला था। जैसे जैसे वो कहानी का क्लाइमेक्स पढ़ता गया, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैरने लगी। कातिल ने कत्ल का तरीका कहीं और से नहीं बल्कि उस फिल्म की स्क्रिप्ट से चुराया था। तभी इंस्पेक्टर शर्मा लोगों की कॉल डिटेल्स लेकर हाजिर हुए। गौरव ने लिस्ट जांची और इनकमिंग कॉल्स में एक पीसीओ का नंबर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरव ने शिंदे को उस पीसीओ के एड्रेस पर जाने को कहा। शिंदे जब उस पीसीओ पर पहुंचा और उसने उसके दुकानदार को प्रेम की तस्वीर दिखाई तो उसने पहचान ली और उसने कहा कि हाँ, ये कल दोपहर आया था और उसने यहाँ से फोन किया था। गौरव का बिछाया जाल अब कसने के लिए तैयार था। गौरव के आदेश पर शर्मा ने दुबई भागने की कोशिश कर रहे रॉय वर्गीस को एयरपोर्ट के रास्ते से ही अरेस्ट कर लिया। रात के 10 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन का वो बड़ा सा इंटरोगेशन रूम आज किसी अदालत के कटघरे से कम नहीं लग रहा था। कमरे में घुटन भरा सन्नाटा था। अवंतिका, अंजलि, फिल्म प्रोड्यूसर करण आहूजा, डायरेक्टर रॉय वर्गीस, सब लोग अपनी तेज धड़कनों के साथ वहां बैठे हुए थे। तभी दरवाजा खुला और गौरव एक शांत लेकिन खूंखार शिकारी की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में अभिमन्यु का फोन था और दूसरे में फिल्म की स्क्रिप्ट, जिसमें उस अंधेरे कत्ल का पूरा राज दफन था। गौरव के ठीक पीछे सब इंस्पेक्टर शर्मा आदित्य को पुलिस कस्टडी से लेकर अंदर आया। आदित्य को इस हालत में वहां देखकर बाकी सबके चेहरों का रंग उड़ गया। गौरव अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा और अपनी पैनी नजरों से कमरे में मौजूद हर चेहरे को स्कैन करने लगा। उसने अपनी तफ्तीश के तीरों की शुरुआत रॉय वर्गीस से की, जो कुछ ही घंटों पहले दुबई भागने की फिराक में एयरपोर्ट के रास्ते से पकड़ा गया था। जब रॉय ने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की तो गौरव ने शर्मा को इशारा किया कि वो रॉय को पुलिस की 3rd डिग्री की असली डेमो दे। पुलिस के खौफ और शर्मा को अपनी तरफ बढ़ता देखकर रॉय की सारी हेकड़ी पल भर में निकल गई। डर के मारे पसीने से लथपथ रॉय ने 2 कदम पीछे हटते हुए सब उगलना शुरू कर दिया। रॉय ने कबूल किया कि उस रात आदित्य जो पिस्टल लेकर अभिमन्यु के बंगले पर गया था वो उसी की थी। इसके अलावा अभिमन्यु को डराने के लिए जो अंडरवर्ल्ड के नाम से खौफनाक इंटरनेट कॉल्स आते थे वो कोई और नहीं बल्कि रॉय ही अपने लैपटॉप से करता था और उसने ये लैपटॉप काफी पहले तोड़कर खाड़ी में फेंक दिया था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि अभिमन्यु डर कर वो फिल्म छोड़ दे और आदित्य को उसका छिन चुका रोल वापस मिल जाए। रॉय के बाद गौरव की नजरों का अगला शिकार अवंतिका थी। गौरव ने अवंतिका के उस झूठ के परखच्चे उड़ा दिए जो उसने अपने ऑफिशियल स्टेट में पुलिस से बोला था। गौरव ने पूछा कि उस रात अभिमन्यु से भयंकर झगड़े के बाद वो अपने दोस्त के घर नहीं तो फिर आखिर गई कहां थी, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने उसके दोस्त से क्रॉस वेरीफाई किया और उन्हें पता चला कि वो वहां नहीं थी उस रात। कमरे में तब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया जब अवंतिका ने मजबूरी में कबूल किया कि वो आधी रात को डायरेक्टर रॉय के पास गई थी। रॉय का नाम सुनते ही कमरे में बैठे बाकी लोग सन्न रह गए। अवंतिका ने सफाई देने की कोशिश की कि वो अभिमन्यु और अंजलि के अफेयर से टूट चुकी थी और रॉय के पास सिर्फ एक फिल्म की सिलसिले में बात करने गई थी जिसका फाइनेंसर रॉय ने ढूंढ लिया था। वो फिल्मों में साइड रोल कर करके थक चुकी थी और अब मेन लीड करना चाहती थी, लेकिन गौरव पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अवंतिका के चेहरे से बेचारी गर्लफ्रेंड का नकाब नोचते हुए उन दोनों के लेट नाइट कॉल रिकॉर्ड्स और आलीशान होटलों में साथ बिताई रातों के बिल्स उसके मुंह पे मार दिए। गौरव ने साबित कर दिया कि पर्दे पर अबला नारी का रोल करने वाली अवंतिका असल जिंदगी में रॉय के साथ मिलकर अभिमन्यु को धोखा दे रही थी। दोनों कई रातें साथ गुजार चुके थे। गौरव के इन पुख्ता सबूतों के आगे रॉय और अवंतिका की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अंजलि भी पास बैठी शर्मिंदगी से सिर झुकाए हुई थी। गौरव ने उसे भी आईना दिखाया कि कैसे उसने अपने करियर के लिए अभिमन्यु के जज्बातों से खेला और जब कत्ल हुआ तो पुलिस की मदद करने के बजाय उसने अपने स्वार्थ के लिए सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव चुरा ली। कमरे में खामोशी चीख रही थी। हर कोई एक दूसरे को खौफ और शक की नजरों से देख रहा था। गौरव अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे टहलते हुए बोला कि इस कमरे में मौजूद हर शख्स ने अभिमन्यु की जिंदगी बर्बाद करने में अपना अपना हिस्सा डाला है। सबने उसे धोखा दिया, सबने उसे डराया और ब्लैकमेल किया, लेकिन जो असली खिलाड़ी था जिसने अभिमन्यु के गले में मौत का फंदा डाला वो कोई और था। तभी गौरव के कदम एक शख्स के सामने जाकर रुक गए। उसने अपनी उंगली उठाई और उस मास्टरमाइंड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभिमन्यु का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद फिल्म का प्रोड्यूसर करण आहूजा है। ये सुनते ही करण आहूजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और पूरे कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। करण आहूजा हड़बड़ा उठा और इसे बकवास बताने लगा, लेकिन गौरव ने परत दर परत उसके काले कारनामों को खोलना शुरू किया। गौरव ने बताया कि कत्ल का तरीका करण ने अपनी ही फिल्म के क्लाइमेक्स से चुराया था, जिसमें फ्रीडम फाइटर क्लाइमेक्स में खुद को अपने हाथों से फांसी लगा लेता है। इसके अलावा नौकर प्रेम को बोरीवली ब्रिज से धक्का देने वाला कातिल कोई और नहीं बल्कि करण आहूजा ही था, क्योंकि प्रेम उसे ब्लैकमेल कर रहा था। करण ने चीखते हुए सबूत मांगे। तब गौरव ने शर्मा को इशारा किया। शर्मा दरवाजे से एक बेहद गंदे, बदबूदार और फटेहाल चर्सी को घसीटता हुआ लाया। ये वही घनसू था जो ब्रिज पर सोता था। घनसू ने लड़खड़ाते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया और करण आहूजा के ठीक सामने जाकर अपनी कांपती उंगली उस पर तान दी। उसने चीख कर कहा कि ये वही आदमी है जिसने उस रात उस बेचारे को ब्रिज से नीचे ट्रेन के आगे ढकेला था। ये सुनकर करण अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि ये कैसे देख सकता है, ये तो उस रात दूर अंधेरे में कंबल ओढ़कर सोया था। करण का ये जुमला कमरे में गूंज उठा। गौरव के चेहरे पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान आ गई। उसने करण की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने करण के पैरों तले जमीन खिसका दी। गौरव ने पूछा कि अगर आप उस रात उस ब्रिज पर थे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि कत्ल वाली रात घनसू कंबल ओढ़कर सोया था। करण को अपनी भयानक गलती का एहसास हो चुका था। उसने हड़बड़ाहट में अपने ही मुंह से अपना गुनाह और मौके पर अपनी मौजूदगी कबूल कर ली थी। घनसू ने फिर हंसते हुए बताया कि उसके कंबल में एक बड़ा सा छेद था जिससे उसने सब कुछ देख लिया था। उसके बाद एक पुलिस वाला घनसू को कमरे से बाहर ले गया। इंटरोगेशन रूम की घुटन और पुलिस के बिछाए गए इस अचूक जाल में फंसकर बॉलीवुड का वो रसूखदार प्रोड्यूसर करण आहूजा अब पूरी तरह टूट चुका था। जब उसे यकीन हो गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई कानूनी दांव पेच अब काम नहीं आने वाला, तो उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और फिर उस बंद कमरे में उसने वो खौफनाक सच उगलना शुरू किया जिसकी गहरी जड़ें उस रात से जुड़ी थी जिस रात आइटम गर्ल सोनाली की मौत हुई थी। करण ने पुलिस के सामने कबूल किया कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे उसका और सोनाली का एक गहरा पर सीक्रेट अफेयर चल रहा था। करण उसे फिल्मों में काम दिलाता था, लेकिन सोनाली की मांगे अब बढ़ने लगी थी। वो करण पर अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी करने का जबरदस्त दबाव बना रही थी। जिस रात वो हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी, सोनाली शराब के नशे में पूरी तरह धुत थी। उसने करण को धमकी दी कि अगर उसने शादी की बात नहीं मानी तो वो इस पार्टी में सबके सामने तमाशा करेगी और मीडिया के सामने उनके रिश्ते का भांडा फोड़ देगी।
अपनी इज्जत और करियर को मिट्टी में मिलते देख करण ने खौफनाक फैसला लिया। वो सोनाली को शांत कराने के बहाने चुपचाप 18वीं मंजिल की वीरान छत पर ले गया और मौका देखते ही अंधेरे का फायदा उठाकर उसे नीचे ढकेल दिया। पुलिस और दुनिया के लिए ये एक डिप्रेशन में की गई आत्महत्या, लेकिन करण को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस अंधेरी छत पर कोई और भी मौजूद था। वो था अभिमन्यु, इंडस्ट्री के ताने सुन सुनकर थक चुका वो आउटसाइडर जिसने करण को सोनाली को धक्का मारते हुए अपनी आंखों से देखा था और अपने फोन के कैमरे में इस कत्ल की तस्वीरें कैद कर ली थी। अभिमन्यु ने करण से कहा कि वो जाके सबको बता देगा कि करण ने सोनाली का कत्ल किया है और तस्वीरें पुलिस को दे देगा। अभिमन्यु वहां से जाने लगा तो करण ने उसे रोक के उसके हाथ पैर जोड़े और माफी मांगते हुए कहा कि उससे गुस्से में गलती हो गई है और इस बारे में किसी को ना बताएं। लेकिन अभिमन्यु मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं जाके पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। आखिरकार जब करण को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने अभिमन्यु को वो फ्रीडम फाइटर वाली फिल्म ऑफर कर दी जो पहले आदित्य करने वाला था। बेचारा अभिमन्यु जो बड़े लंबे समय से एक बड़ी फिल्म का इंतजार कर रहा था, उसने अपने मन को मार के ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगली सुबह अभिमन्यु फिल्म साइन करने करण के ऑफिस पहुंचा। अपने गुनाह को छिपाने और दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए करण ने बैक डेट यानी 3 महीने पुरानी तारीख में अभिमन्यु के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया फिल्म का, ताकि किसी को शक ना हो कि सोनाली की मौत और अभिमन्यु को मिली इस फिल्म के बीच में कोई कनेक्शन है। लेकिन करण की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म का फाइनेंसर इस फैसले से बहुत भड़क गया। उसने करण को साफ अल्टीमेटम दे दिया कि वो किसी टीवी एक्टर के साथ फिल्म नहीं बनाएगा। या तो वो इस फिल्म में फाइनेंसर के बेटे को लॉन्च करे, नहीं तो वो अपना पूरा पैसा खींच लेगा। करण की जिंदगी भर की कमाई और उसका ड्रीम प्रोजेक्ट दांव पर था। एक खून वो पहले ही कर चुका था, इसलिए उसके जमीर ने दूसरी बार उसका रास्ता नहीं रोका। उसने अभिमन्यु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक बेहद शातिर प्लान बनाया। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उसे बंगले के अंदर के एक मोहरे की जरूरत थी। अभिमन्यु के बंगले पे आते जाते करण की पारखी नजरों ने उसके नौकर प्रेम की कमजोरी पकड़ ली थी। प्रेम को सट्टेबाजी की भयंकर लत थी और वो भारी कर्ज में डूबा हुआ था। करण ने उसी कर्ज का फायदा उठाया और पैसों का ऐसा बड़ा लालच दिया जिसके आगे प्रेम ने अपनी वफादारी का सौदा कर लिया। फिर आई वो कत्ल की रात। बंगले पर कॉस्ट्यूम ट्रायल के बाद जब सब लोग शराब पीकर पूरी तरह होश खो चुके थे, तब करण ने अपनी बिसात बिछाई। वो अभिमन्यु को बातों में उलझाकर उसके बेडरूम में ले गया। वहां प्रेम ने पहले से ही पंखे से फांसी का एक फंदा लटका रखा था। करण ने अभिमन्यु के नशे का फायदा उठाते हुए उसे एक झूठी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो इस फिल्म का अनाउंसमेंट बॉलीवुड के इतिहास में सबसे अनोखे तरीके से करेगा। उसने अभिमन्यु को इस फिल्म के क्लाइमेक्स वाले फ्रीडम फाइटर की तरह गले में फांसी का फंदा डालकर एक शानदार पोज देने को कहा। बड़ी फिल्म के नशे और शराब के सुरूर में डूबा अभिमन्यु उस साजिश को समझ नहीं पाया। वो मुस्कुराता हुआ स्टूल पर चढ़ा और उसने खुद अपने हाथों से मौत का वो फंदा अपने गले में डाल दिया। करण ने उसकी फोटो खींचने का नाटक किया और जैसे ही अभिमन्यु पोज देने के लिए तैयार हुआ, करण ने एक झटके में वो स्टूल उसके पैरों के नीचे से सरका दी। अभिमन्यु की सांसें उखड़ने लगी, वो हवा में तड़पने लगा, लेकिन नशे की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाया और तड़प तड़प कर वहीं झूल गया। उसके शांत होते ही करण और प्रेम ने बड़ी सफाई से अपना काम किया। करण ने अभिमन्यु के ही फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसका फोन अनलॉक किया और ब्लैकमेल करने वाली वो सारी तस्वीरें हमेशा के लिए डिलीट कर दी। उधर प्रेम ने स्टूल और कमरे से करण के सारे फिंगरप्रिंट्स पोंछ डाले। दोनों ने मिलकर एक बेरहम कत्ल को एक परफेक्ट सुसाइड का रूप दे दिया था। करण का प्लान बिल्कुल अचूक था, लेकिन उस रात 2 ऐसी अनहोनी घटनाएं हुई जिनका अंदाजा करण को नहीं था। आदित्य का गुस्से में वहां आना और अपनी पिस्टल गिरा के जाना, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि का अपने अफेयर को छुपाने के लिए वहां से सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव चुरा लेना। इन्हीं 2 बेवकूफियों ने पुलिस को बुरी तरह उलझा दिया और सुसाइड की थियरी में छेद कर दिए। करण सब कुछ संभाल ही रहा था कि उसके लालची मोहरे यानी नौकर प्रेम ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। प्रेम की सट्टे की लत और पैसों की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने अपनी हैसियत भूलकर अलग अलग पीसों से करण को कॉल करके 30-30 सेकंड के छोटे कॉल किए और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। करण आहूजा जैसा खूंखार इंसान के लिए अब फैसला लेना बहुत आसान था। उसने बचे हुए पैसे देने के बहाने प्रेम को रात को अंधेरी में बोरीवली के सुनसान रेलवे ब्रिज पर बुलाया और जैसे ही नीचे
तेज रफ्तार लोकल ट्रेन गुजरी, करण ने उसे भी धक्का मार के हमेशा के लिए खामोश कर दिया। करण का गुनाह पूरी तरह साबित हो चुका था। गौरव ने सबका स्टेटमेंट दर्ज करने का आदेश दिया और सुकून से बाहर आकर अपनी सिगरेट सुलगाई। तभी वो बदबूदार चरसी घनसू गौरव के पास आया और अपनी आवाज बदलते हुए पूछा, साहब कैसी लगी अपन की एक्टिंग? दरअसल वो कोई घनसू नहीं था, वो पुलिस कांस्टेबल शिंदे था। गौरव को असली घनसू नहीं मिला था, इसलिए उसने शिंदे को ही नकली दाढ़ी और विग पहनाकर घनसू के रूप में पेश किया था, ताकि करण डर के मारे सच कबूल ले। तभी शिंदे के दिमाग में एक सवाल अब भी हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने हैरत और सम्मान के साथ गौरव को सैल्यूट किया और पूछा कि आखिर इतने सारे उलझे किरदारों के बीच, जैसे रॉय, अवंतिका, अंजलि, करण, आदित्य, गौरव को ये एकदम सटीक शक कैसे हुआ कि कातिल कोई और नहीं बल्कि फिल्म का प्रोड्यूसर करण आहूजा ही है। गौरव के चेहरे पर एक शांत, गहरी और विजयी मुस्कान थी। उसने अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया और शिंदे को अपनी उस दिमागी कसरत का एक एक पन्ना खोलकर समझाया, जिसने इस परफेक्ट मर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। गौरव ने तफ्तीश की सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी को जोड़ते हुए बताया, अभिमन्यु की लाश की हालत। जब गौरव ने पहली बार क्राइम सीन देखा था, उसे नोटिस किया था 28 साल के बेहद फिट और जवान आदमी की लाश फंदे से लटक रही थी, लेकिन उसके शरीर या गले पर जोर जबरदस्ती, खरोच या हाथापाई का कोई भी निशान नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि किसी ने उसे जबरदस्ती फंदे पर नहीं लटकाया था, बल्कि किसी ने अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर अभिमन्यु को खुद अपने ही हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डालने के लिए राजी किया था। लेकिन कोई इंसान खुद अपने गले में फंदा क्यों डालेगा? इस क्यों और कैसे का जवाब गौरव को तब मिला जब वो उस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। स्क्रिप्ट के बिल्कुल आखिरी पन्नों में, यानी फिल्म के क्लाइमेक्स में लिखा था कि फ्रीडम फाइटर अंत में हंसते हंसते खुद को फांसी लगा लेता है। गौरव का तेज दिमाग तुरंत समझ गया कि कातिल ने इसी सीन का बहाना बनाकर अभिमन्यु को रिहर्सल या लुक टेस्ट के नाम पर फंदा गले में डालने को कहा होगा, और उस रात बंगले में मौजूद लोगों में सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर करण आहूजा ही वो इकलौता शख्स था जिसके कहने पर एक एक्टर इस तरह का पोज देने के लिए तैयार हो सकता था। शिंदे सुनकर सन्न रह गया, लेकिन गौरव की तफ्तीश यहीं खत्म नहीं हुई थी। गौरव ने आगे बताया कि करण आहूजा जैसे बड़े आदमी के लिए काम अकेले और इतनी सफाई से करना नामुमकिन था। उसे बंगले के अंदर किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो फिंगरप्रिंट्स मिटा सके और सबूतों से छेड़छाड़ कर सके। गौरव की नजर सीधे उसके नौकर प्रेम पर गई। गौरव को प्रेम पर शक तब हुआ जब गवाहों के बयानों में एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया। आदित्य के कबूलनामे और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आदित्य रात 1:15 पर बंगले में घुसा था और उसने अभिमन्यु की लाश को फंदे से लटकते हुए देखा था। लेकिन नौकर प्रेम ने पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में कहा था कि वो रात 2 बजे अभिमन्यु को पानी पिलाने गया था और तब अभिमन्यु जिंदा था। ये 45 मिनट का फासला चीख चीख कर कह रहा था कि प्रेम पुलिस से झूठ बोल रहा है और वो कातिल से मिला हुआ है। गौरव प्रेम को हिरासत में लेकर सच उगलवाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही कातिल ने प्रेम को बोरीवली ब्रिज से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। प्रेम की इस खौफनाक मौत ने गौरव के इस शक को 100% यकीन में बदल दिया कि कातिल करण आहूजा ही है, जिसने अपने पार्टनर इन क्राइम को रास्ते से हटा दिया है। लेकिन करण जैसे रसूखदार आदमी पर हाथ डालने के लिए गौरव को एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जिसे कोर्ट में नकारा ना जा सके, और वो सबसे बड़ा सुराग मिला करण आहूजा की कॉल डिटेल्स में। गौरव ने शिंदे को समझाते हुए कहा कि करण आहूजा बॉलीवुड का एक टॉप प्रोड्यूसर है। ऐसे लोग कभी किसी अनजान नंबर की कॉल नहीं उठाते, और अगर कॉल किसी पब्लिक बूथ से यानी पीसीओ से आ रही हो तो फोन उठाना तो दूर की बात है, उसे ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अभिमन्यु की मौत के ठीक एक दिन बाद से करण आहूजा के पर्सनल नंबर पर मुंबई के अलग अलग पीसीओ से 6 से 7 कॉल्स आई थी, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से हर कॉल की अवधि 30 सेकंड से भी कम थी। क्राइम की दुनिया में बार बार की गई 30 सेकंड से कम की पीसीओ कॉल्स का सिर्फ एक ही मतलब होता है, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलर कॉल करता है, अपनी धमकी या पैसों की डिमांड बताता है और कॉल कट कर देता है। करण का ये कॉल्स उठाना साबित कर रहा था कि कोई उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। इसी आखिरी और सबसे मजबूत शक को पुख्ता करने के लिए गौरव ने शिंदे को उस आखिरी पीसीओ वाले के पास प्रेम की तस्वीर लेकर भेजा था, और जब पीसीओ वाले ने पहचान लिया कि कल दोपहर प्रेम ने ही वहां से कॉल किया था, तो गौरव के दिमाग का पूरा पजल सॉल्व हो गया। प्रेम ही वो ब्लैकमेलर था जो करण से कत्ल का राज छुपाने के पैसे मांग रहा था, और उसी आखिरी कॉल में करण ने उसे पैसे देने के बहाने
बोरीवली ब्रिज पर बुलाकर मौत की घाट उतार दिया। कड़ियों को जोड़ने का ये मास्टरमाइंड तरीका सुनकर शिंदे की आंखें फटी रह गई। उसने सोच लिया था कि क्राइम सीन पर छूटा एक छोटा सा निशान या कॉल रिकॉर्ड का एक सेकंड भी गौरव सहाय जैसे तेज तर्रार ऑफिसर की नजरों से बच नहीं सकते। तो दोस्तों, एक स्वार्थ, ब्लैकमेलिंग और बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी, सोनाली, अभिमन्यु और प्रेम। 3 लोग जो करण आहूजा नाम के एक शैतान की शतरंज के मोहरे बनकर तबाह हो गए। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसकी जड़ें उन असली अंधेरों से जुड़ी हैं जो चमकती दुनिया के पीछे छुपे रहते हैं। जहां पैसा बोलता है वहां सच अक्सर चुप हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सच कितना भी दबा लो, लेकिन एक ना एक दिन वो जमीन फाड़कर बाहर आ ही जाता है। दोस्तों, एक सुपरस्टार की मौत सीरीज के 5 एपिसोड्स आपने पूरे प्यार और जोश के साथ देखे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज की ये खौफनाक और उलझी हुई कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पूरी सीरीज में ऐसा कौन सा ट्विस्ट था, ऐसा कौन सा किरदार था जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया हो। क्या आपको भी शुरुआत में आदित्य या अंजलि पर ही शक हुआ था, या क्या आपने पहले से गेस कर लिया था कि कातिल करण आहूजा ही है, या फिर आपका शक किसी और पर था? आपके जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा मुझे। और हाँ, अगर आप इस तरह के सस्पेंस, क्राइम और इन्वेस्टिगेशन से भरे मर्डर मिस्ट्रीज एपिसोड्स आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइए। आपका फीडबैक ही मुझे और मेरी टीम को ऐसी दमदार कहानियां लाने की ताकत देता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए सच, एक नए जुर्म और एक नए किरदार के साथ। तब तक आंखें खुली रखिए, दिमाग सचेत रखिए और याद रखिए, सच जितना कड़वा होता है उतना ही जरूरी भी। ऐसी सच्ची घटनाएं कहानी की शक्ल में सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियां चैनल को। अपना समय और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।